Hello guys, welcome back to my channel. This is 25th video of series Molecular Biology, and today we are going to discuss about lac-operon. Hope this would help you in your examination. So lac-operon is basically an operon present in E. coli. ठीक है, तो it is involved in lactose catabolism. ठीक है, so ये lac-operon जो होता है इसकी डिस्कवरी की थी जैकोब और मोनाड ने, और ये नेगेटिवली रेगुलेटेड इंड्यूसिबल ओपेरॉन है. ठीक है, नेगेटिवली रेगुलेटेड इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब ऐसा ओपेरॉन जो कि एक्टिवेटर को रिप्रेसर को इनहिबिट करके इंड्यूस होगा. ठीक है, सो इसका जो पाथवे है ऑफ रेगुलेशन इट इज़ नेगेटिव. सो ये किस पे डिपेंड रहेगा? रिप्रेसर पे डिपेंड रहेगा. जब रिप्रेसर को इनएक्टिव किया जाएगा तब ये ओपेरॉन इंड्यूस होगा. ठीक है, अब ओपेरॉन इज़ नथिंग बट अ जीन, बट उसमें बहुत सारे जीन्स रहेंगे. ठीक है, जो कि कॉमन एलिमेंट से रेगुलेट होंगे. तो ये जो जीन है, ये जो ओपेरॉन है, इसमें 6 किलो बेस पेयर का डीएनए कंसिस्ट होता है. ठीक है, ये तो थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैक-ओपेरॉन. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लैक-ओपेरॉन में और उनका काम क्या है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट, ये मैंने बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. यहाँ से इस ऑपरेटर 2 से टर्मिनेटर तक आएगा हमारा लैक-ओपेरॉन. ठीक है, ये है लैक-ओपेरॉन. ठीक है, और यहाँ से अपस्ट्रीम वाले पार्ट की, इस ऑपरेटर से अपस्ट्रीम वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको लैक-ओपेरॉन के बारे में बता दूँ. ठीक है, अब ये जो लैक-ओपेरॉन है इसमें 3 जीन्स आते हैं, Z, Y और A. ठीक है, एक टर्मिनेटर आता है, 3 ऑपरेटर आएंगे O1, O3 एंड O2. ठीक है, एक प्रमोटर आएगा, देन आएगा हमारा CRP और कैप्साइट. तो ये जो है दिस इज द इन्हांसर इन लैक-ओपेरॉन. यहाँ पे एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा और प्रोसेस को एनहांस करेगा या फिर जीन एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट करेगा. ठीक है, तो ये CRP जो है दिस इज कैंप रिसेप्टर प्रोटीन. ठीक है, जो साइक्लिक AMP है जो उसको रिसीव करेगा और यहाँ पे आके बाइंड होगा, उसको हम बोलेंगे CRP साइट और कैप्साइट. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लैक-ओपेरॉन. अब ये जो लैक-ओपेरॉन है इसमें हर एक जीन अलग अलग प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करेगा, अलग अलग प्रोटीन को बनाएगा, और ये तीनों भी जीन कॉमन एलिमेंट से रेगुलेट होंगे. जैसे सेम प्रमोटर इन तीनों को ऑपरेट करेगा, टर्मिनेटर साइड भी सेम रहेगा. ठीक है, ऑपरेटर भी सेम रहेगा फॉर 3 जीन्स, और एनहांसर साइड दिस इज द कैप साइड और CRP साइड भी सेम ही रहेगी. है ना. अब ये जो है यहाँ पे मैंने बेस पेयर्स लिखे हैं कि कौन सी बेस पेयर्स पे क्या क्या प्रेजेंट रहता है. तो हमारा जो प्रमोटर है लैक-ओपेरॉन का, ये -40 से लेके +20 तक है. ठीक है, अब दिस इज अ +1. यहाँ से ये स्टार्ट साइट है हमारे ट्रांसक्रिप्शन की. ठीक है, हमने इसको नाम दिया है +1. तो यहाँ से इसके डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, हमने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों भी डिस्कस किया है. डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? जो भी प्रोसेस RNA पॉलीमरेज की या फिर जो एंजाइम होगा जो जिस डायरेक्शन में काम करेगा हम उसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. अब जैसे कि हमारे जीन्स यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है कि जो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा प्रमोटर पे वो इस डायरेक्शन में काम करेगा. ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. और ये वाला जो पार्ट है ये इसका अपोजिट हो गया. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. तो प्रमोटर के अपस्ट्रीम में सारे जीन्स प्रेजेंट है, ये O1 और O3 ऑपरेटर प्रेजेंट है, बट प्रमोटर के अपस्ट्रीम में CRP साइट है, कैप साइट है. ठीक है, O2 ऑपरेटर है, देन ये लैक1 जीन है, लैकाई जीन है सॉरी. ठीक है, तो ये हो गया इसका डाउनस्ट्रीम. ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में एंजाइम वर्कआउट करेगा, जिस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा, उस डायरेक्शन को हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बोलेंगे अपस्ट्रीम. अब ये जो जीन है ये लैक्जेट जीन में कहीं पे तो भी 412 बेस पेयर के बीच में एक थर्ड वाला ऑपरेटर प्रेजेंट रहेगा, और जो मेन ऑपरेटर है हमारा प्राइमरी ऑपरेटर दैट इज O1, ये प्रेजेंट रहेगा +11 से लेके +21 तक. मतलब ये प्रमोटर में ही ये ऑपरेटर छुपा हुआ है. एंड दिस इज मेजर ऑपरेटर. ये O3 और O2 दे आर सेकेंडरी. ठीक है,
अब ये जो CRP साइट है, कैप साइट है, वो प्रेजेंट रहेगा अराउंड -60 बेस पेयर्स। ये वाला जो सेकेंड ऑपरेटर है, दिस इज अराउंड -82 बेस पेयर। ठीक है, तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन। अब ये जो जीन है ZYA, ये ट्रांसक्राइब होके ऐसा कुछ mRNA बनाएंगे। इट विल हैव 3 ओपन रीडिंग फ्रेम्स। दिस इज 1 2 3। लैक Z की अलग, लैक Y की अलग, लैक A की अलग, बट mRNA सिंगल रहेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA रहेगा। अब ये जो लैक Z जीन है वो सिंथेसाइज करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है? ये हाइड्रोलिसिस करेगा β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि लैक्टोज में प्रेजेंट रहेगा। अब लैक्टोज को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट काम क्या है? हाइड्रोलिसिस करना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एलोलैक्टोज। अब ये ना आइसोमर की तरह भी काम करेगा। वो क्या करेगा? β14 को β16 बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और उससे बनाएगा एलोलैक्टोज। और ये एलोलैक्टोज किससे वो बनाएगा? लैक्टोज पे एक्ट करके बनाएगा। जब लैक्टोज पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्ट होगा वो उसके β14 को β16 बॉन्ड में कन्वर्ट करके एलोलैक्टोज बनाएगा, आइसोमराइजेशन कराएगा लैक्टोज का। ठीक है, नेक्स्ट ये फिर एलोलैक्टोज को भी हाइड्रोलाइज कर सकता है बाय ब्रेकिंग β16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये एलोलैक्टोज, ठीक है, इसको हाइड्रोलाइज करेगा, उससे भी गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ लैक्जेट जीन। वो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा एंड बीटा गैलेक्टोसाइड सिडेज, ये 3 फंक्शंस कैरी करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है लैक वाई जीन से बनेगा लैक्टोज परमिएज जो कि लैक्टोज को सेल में एंटर होने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, देन है लैक ए। लैक ए का काम है थियोगैलेक्टोसिडेज बनाना। समटाइम्स जब लैक्टोज अंदर आता है तो उसके साथ थियोगैलेक्टोसाइड भी आते हैं, ठीक है, जो कि टॉक्सिक होते हैं सेल के लिए, तो उस पर एसिटाइलेशन करके उनको इनएक्टिव करने का काम करता है थायोगैलेक्टोसिडेज। और ये जो एंजाइम है वो बैक्टीरियल डेथ को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो थायोगैलेक्टोसाइड्स होते हैं वो टॉक्सिक रहते हैं, तो उससे बैक्टीरिया की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फंक्शन ऑफ द 3 प्रोडक्ट सिंथेसाइज इन लैक ओपेरॉन जीन। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स CRP और कैप्साइड। अब ये तो प्रमोटर पे कौन बाइंड करने वाला है? RNA पॉलीमरेज बाइंड करने वाला है। ठीक है, ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड करेगा, वैसे ही CRP साइड पे या कैप साइड पे एक्टिवेटर बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेटर बाइंड करेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेटर क्या है? CRP CAMP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जब तक फॉर्म नहीं हो जाता, ये जब तक एक्टिव नहीं हो जाता, तब तक ये जो जीन अप रेगुलेशन का काम है, जीन एक्सप्रेशन का काम है, वो स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो अप रेगुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। और इसके एक्टिवेशन का काम कौन करता है? एडिनाइलेट साइक्लेज। अब ये जो एंजाइम है ये ATP का यूज़ करके CAMP CRP कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आके बाइंड होगा और एक्टिविटी को एनहांस करेगा, जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेगा। अब ये जो कैंप है साइक्लिक AMP, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ लेस ग्लूकोज इन सेल। ये हम आगे रेगुलेटरी पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये कैसे इंडिकेट करेगा। अब ये जो लैक ओपेरॉन है वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा ग्लूकोज को। ठीक है, अगर सेल में ग्लूकोज है तो वो उसको पहले यूज़ करेगा, देन इट विल यूज़ लैक्टोज एंड देन इट विल यूज़ अराबिनोज। मतलब सेल की पहली प्रायोरिटी रहेगी ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करेगा, फिर अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो वो लैक्टोज को कैटाबोलाइज करेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। नेक्स्ट ये जो जीन है लैक1 जीन, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, इसके पास उसका खुद का प्रमोटर है। ठीक है, ये लैक ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है, बट ये इसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट रहता है कहीं पे तो भी। ठीक है, और इसका काम है रिप्रेसर को सिंथेसाइज करना, रिप्रेसर को बनाना। ठीक है, जब ये प्रमोटर एक्टिव हो जाएगा लैक आई जीन का, ठीक है, तब ये क्या करेगा? mRNA फॉर्म करेगा और उस mRNA से रिप्रेसर फॉर्म होगा। दिस इज रिप्रेसर। ठीक है, अब ये जो रिप्रेसर है हम इसको बोलेंगे लैक आई। अब इसके पास ये बाइंडिंग साइट है। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होगा? एलोलैक्टोज बाइंड होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे एलोलैक्टोज बाइंड होगा तो ये इसका कन्फर्मेशन चेंज कर देगा रिप्रेसर का और रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा ताकि वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड ना हो सके। ठीक है, इन दिस वे हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ सेंसर फॉर लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज में भी इट इज सेंसर फॉर एलोलैक्टोज। ठीक है, क्योंकि एलोलैक्टोज रहेगा तो रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा तो अप रेगुलेशन होगा।
सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और जीन से जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो गए लैक ओपेरॉन के, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल रेगुलेशन कैसे होता है। अब एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है E2A, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है ये लैक्टोज के परमिएशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ग्लूकोज लैक्टोज के परमिएशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज और लैक्टोज परमिएस को इनहिबिट करेगा, ठीक है। बट कौन सी कंडीशन में, अगर ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट है सेल में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और हमें पता है एडिनाइलेट साइक्लेज इनहिबिट हो गया तो CAMP CRP कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। CRP इनएक्टिवेटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम इज इन्वॉल्व इन CAMP CRP कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, CAMP CRP कॉम्प्लेक्स एक्टिव फॉर्म नहीं होगा, तो इट लीड्स टू कि यहाँ पे क्या होगा, डाउन रेगुलेशन होगा। क्योंकि अप रेगुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्टिवेटर, एक्टिव एक्टिवेटर जो कि एनहांसर पे जाके कैप साइट पे जाके बाइंड हो सके, बट यहाँ पे वो फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो ये बाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन रेगुलेशन होगा। कब, ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब। अब नेक्स्ट कंडीशन है, ग्लूकोज कम अमाउंट में प्रेजेंट है। मैंने कहा था कि ग्लूकोज अगर कम है तो बैक्टीरियल सेल, E. coli सेल क्या यूज़ करेगा, लैक्टोज यूज़ करेगा, ठीक है। अब ये जब लैक्टोज यूज़ करेगा क्योंकि ग्लूकोज कम है तो E2A क्या करेगा, लैक परमिएस को प्रमोट करेगा। लैक परमिएस को प्रमोट करेगा मतलब सेल के अंदर लैक्टोज मॉलिक्यूल एंटर होंगे और एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा तब बनेगा हमारा कैंप CRP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज द एक्टिव कॉम्प्लेक्स। और ये कैंप CRP फॉर्म होके बाइंड करेगा हमारे एनहांसर के साथ कैप साइट पे एंड इट विल लीड टू अप रेगुलेशन। जीन का सिंथेसिस, जीन का ट्रांसक्रिप्शन, जीन का एक्सप्रेशन ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अप रेगुलेशन। अब हम देखेंगे कुछ कंडीशंस कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट है, बोथ एब्सेंट है, ठीक है। ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में सेल कैसे रिएक्ट करेगा, लैक ओपेरॉन जीन एक्सप्रेशन को कैसे करेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। अगर सेल में फर्स्ट कंडीशन है ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है। अब ग्लूकोज प्रेजेंट है, यहाँ पे बोला ग्लूकोज है, ज़्यादा है, ठीक है, ग्लूकोज है तो क्या होगा, CRP इनएक्टिवेटी रहेगा, ठीक है। CAMP CRP कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है। ग्लूकोज प्रेजेंट है तो एडिनाइलेट साइक्लेज नहीं बनेगा, इसलिए कैंप और CRP एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये एक्टिवेटर बाइंड नहीं हो पा रहा है हमारे एनहांसर के साथ कैप साइट पे, तो रिप्रेसर बाइंड कर लेगा। और रिप्रेसर क्यों बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज नहीं है, ठीक है। लैक्टोज होता तो एलोलैक्टोज फॉर्म होता, एलोलैक्टोज फॉर्म होकर वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करता, और रिप्रेसर के साथ बाइंड करने के बाद क्या होता, रिप्रेसर भी इनएक्टिव हो जाता। बट यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है क्या, नहीं, यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है, बस ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीकी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, लीकी एक्सप्रेशन होगा। रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर के साथ, इट डजेंट मीन कि जो एक्सप्रेशन होता है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बहुत बार हम उसको बोलते हैं कि जीन ऑफ है क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो सपोज दिस इज ऑपरेटर, दिस इज अ मेजर ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर है वो बाइंड हो गया, ठीक है। बट ये क्या करता है, बाइंड होता है, निकल जाता है, इसके साथ एसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू हो जाता है। जब एसोसिएट होता है तो RNA पॉलीमरेज एंटर नहीं कर सकता, बट जब डिसोसिएट हो जाता है उसी में RNA पॉलीमरेज इसके साथ प्रमोटर पे अटैच हो जाता है, ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देता है। बट जो स्पीड है वो बहुत स्लो रहती है एंड जो रेट है वो भी बहुत कम रहता है, हम उसको बोलेंगे लीकी एक्सप्रेशन। तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन चलता रहता है कंटिन्यूसली रिप्रेसर का ऑपरेटर के साथ, और इसी चक्कर में जब ये ऑपरेटर से डिसोसिएट होगा रिप्रेसर, वहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा प्रमोटर पे और जीन सिंथेसिस को स्टार्ट कर देगा, RNA सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो रेट है वो बहुत कम रहता है, हम इसको बोलते हैं लीकी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, अब हमारे पास ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो एडिनाइलेट साइक्लेज सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। एडिनाइलेट साइक्लेज सिंथेसिस नहीं होगा तो एक्टिवेशन भी नहीं होगा। किसका एक्टिवेशन, CAMP CRP कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो एक्टिवेटर क्या होगा, एक्टिवेटर इनएक्टिव ही होगा, ठीक है, वो बाइंड नहीं कर पाएगा किसके साथ, कैप साइट पे, एनहांसर पे, ठीक है।
और ये जो लैक्टोज है ये भी प्रेजेंट रहेगा। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या फॉर्म करेगा, एलोलैक्टोज, और ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसका कन्फर्मेशन चेंज कर देगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा। ठीक है, तो रिप्रेसर भी इनएक्टिव है और एक्टिवेटर भी इनएक्टिव है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन होगा, बेजल एक्सप्रेशन। ठीक है, बेजल एक्सप्रेशन मतलब क्या, जो ना कि डाउन रेगुलेटेड है और ना ही अप रेगुलेटेड है। अब बेजल एक्सप्रेशन ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, ये बेजल एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमें कोई एनहांसर की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके साथ बाइंड करने वाले ही क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, बस जो एक्सप्रेशन प्रमोटर से, टर्मिनेटर से और या फिर उसके लिए बस जीन, टर्मिनेटर और प्रमोटर ही रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलेंगे बेजल एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है, हमने इस केस में देखा है ग्लूकोज नहीं है बट लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है, इसकी वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, सीआरपी कैंप एक्टिवेशन होगा और ये एक्टिव है, हमारा एक्टिवेटर ही एक्टिव बन गया है, तो वो कैप साइट पे बाइंड होके जीन एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा, अप रेगुलेट करेगा। ठीक है, नाउ फोर्थ कंडीशन, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज भी एब्सेंट है। अब दोनों भी नहीं है। ठीक है, एक्टिवेटर भी एक्टिव रहेगा, रिप्रेसर भी एक्टिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है तो एडिनाइलेट साइक्लेज भी बनेगा और CAMP CRP कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होगा। लैक्टोज नहीं है तो वो एलोलैक्टोज नहीं बनाएगा और रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं होगा, तो इसीलिए रिप्रेसर भी हमारा एक्टिव रहेगा। बट जो रेगुलेशन है इट विल डिपेंड ऑन रिप्रेसर, क्योंकि एक बार रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड हो गया तो एक्टिवेटर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज आगे ही नहीं बढ़ सकता है। ये रिप्रेसर पूरा बेंड करा देता है DNA को, ताकि कोई एक्टिविटी आगे बढ़ ही ना सके। ठीक है, कोई मशीनरी आगे बढ़ ही ना सके। तो RNA पॉलीमरेज भी कुछ नहीं कर सकता इस केस में, एक्टिवेटर भी कुछ नहीं कर सकता, रिप्रेसर पे डिपेंड होगा। तो इस केस में डाउन रेगुलेशन या लीकी एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब ये जो डाउन रेगुलेशन होता है, लीकी एक्सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ डाउन रेगुलेशन। ठीक है, ये दोनों में से हो सकता है कोई भी। इफ यू लाइक दिस वीडियो then subscribe to my channel and follow for more.